हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। दिस साइड सचिन और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पोल साइंस के भी स्टूडेंट हो तो पॉलिटिकल साइंस भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं और मैं हिस्ट्री को पढ़ाने का पूरा तरीका बदलने वाला हूं। अगर आपको अभी तक हिस्ट्री बोरिंग लगती थी तो शायद आज का ये लेक्चर देख लेना। अगर पसंद आए तभी आगे की वीडियोस देखना। ये पहली वीडियो है और इसमें दबा के फीडबैक लिखना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है आपके लिए कंटेंट को इजी बनाने में। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट वीडियो है जरूर देख के जाना। पहला चैप्टर है, कमेंट में भी जरूर लिखना। ठीक है, सो इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सीधा चैप्टर पे चलते हैं। मेरी एक खास बात है, मैं ज्यादा फालतू बातें क्लास में नहीं करता कि मैं 2-2.5 घंटे का लेक्चर खींचूं। मैं सिर्फ आपको काम की बातें बताऊंगा। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन का नाम है। अब आप सोचोगे सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन यानी कि बहुत साल पहले, आज से 4-5 हजार साल पहले, जब लोग रहना शुरू कर रहे थे, घर बनाना शुरू कर रहे थे नदी किनारे, है ना, और एकदम सेटल हो रहे थे, तो उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। सो हमारे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया की जो फर्स्ट सिटीज थी, जो शुरुआती शहर थे, वो मेसोपोटामिया के अंदर ही वो सिटीज का अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो। आप कह सकते हो कि अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग मेसोपोटामिया से। अब इसकी लोकेशन देखो, आज का जो इराक है ना, इराक को आप जानते होगे। तो आज का जो इराक है उसका एरिया एक टाइम पे मेसोपोटामिया कहलाता था। 2 रिवर हैं, एक है टाइग्रिस, एक है यूफ्रेट्स। इसके बीच का जो एरिया है ना, उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया, अ लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। आई होप यहां तक आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखा है मेसोपोटामिया वर्ड का, जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ग्रीक वर्ड से लैंड बिटवीन रिवर्स, ठीक है, और मेसोपोटामिया ही इसका ये मतलब है। एक तरफ यूफ्रेट रिवर है, एक तरफ टाइग्रिस रिवर है, बीच का एरिया मेसोपोटामिया कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन था यार, कुछ भी इतना टफ नहीं है। आज का इराक वाला एरिया है, 2 रिवर के बीच का एरिया है, इसलिए इसको मेसोपोटामिया कहा गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब है थोड़ा और समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, आप सिलेबस में क्यों पढ़ रहे हो। व्हाई आर वी स्टडिंग दीस सिविलाइजेशंस इन आवर सिलेबस। देखो, सबसे पहले तो शुरुआती जो प्रोस्पेरस सिटीज थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। जो शुरुआत के ट्रेड हब्स थे, स्टार्टिंग के एंशियंट जो अर्बनाइजेशन के जितने भी जो चीजें हैं वो यहीं से स्टार्ट हुई। इनका लिटरेचर, ये लोग क्ले की टैबलेट्स पे लिखा करते थे। इनके टाइम पे स्क्राइब्स हुआ करते थे। आज से 4-5 हजार साल पहले भी ये स्क्राइब रखते थे। ओके, और इनका अपना खुद का एक राइटिंग सिस्टम था, जिसको मैं बहुत आगे आपको अच्छे से बताने वाला हूं। ये राइटिंग सिस्टम रखते थे अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। मैथमेटिक्स में ये लोग बहुत आगे थे, ठीक है, कैलकुलेशन, मेजरमेशन सब इनको आता था। और एस्ट्रोनॉमी में भी ये लोग बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से चीजों को ये ऑब्जर्व करना जानते थे। दैट्स वाई हम इनको पढ़ रहे हैं। सो अगर हम मेसोपोटामिया की स्प्रेड की बात करें तो नॉर्दर्न सीरिया का एरिया, तुर्की का एरिया आ जाएगा इसमें, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया आ जाएगा। ये इसका पूरा स्प्रेड था, ठीक है। इतने बड़े एरिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लाई करती थी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। डिफरेंट नेम्स ऑफ द रीजन। अब यही एरिया को अलग अलग नामों से अलग अलग टाइम पर जाना जाता था। जैसे कि शुरुआती अर्ली पीरियड में इसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था, ठीक है, सुमेर और अक्कद। आफ्टर 2000 बीसीई सदर्न रीजन को बेबीलोना, ठीक है, बेबीलोनिया कहा गया। और बिकॉज बेबीलोन बिकेम इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेबीलोन नाम की जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसका नाम फिर बेबीलोनिया पड़ा, तो सदर्न रीजन को बेबीलोनिया कहा गया। 1100 बीसी के बाद जो नॉर्थ का एरिया था उसको असीरिया कहा गया, क्योंकि यहाँ पे असीरियन किंगडम था। ओके जी, इसके एक जगह के अलग अलग नाम्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रहे हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। लैंग्वेजेस ऑफ मेसोपोटामिया, अ हिस्टोरिकल टाइमलाइन। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि ये जो मेसोपोटामिया में जो लोग रहते थे इनकी लैंग्वेज क्या थी। कुछ तो बोलते होंगे ना। तो सबसे पहली लैंग्वेज थी सुमेरियन, अराउंड 2400 बीसी। सो ये स्टार्टिंग में जो सिविलाइजेशन जब ग्रो कर रही थी, इसी लैंग्वेज से
लोग कम्युनिकेट किया करते थे। बातचीत करने के लिए ज़्यादातर यही लैंग्वेज का यूज होता था। और सुमेरियन राजा हुआ करते थे, ठीक है, और लोग लिटरेचर लिखते थे। जो शुरुआती लिटरेचर मिलता है मेसोपोटामिया का, इट वॉज इन सुमेरियन लैंग्वेज। उसके बाद आता है राइज ऑफ अक्कदियन एंड रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1400 BCE। होता क्या है, अक्कदियन रूलर्स आते हैं और अक्कदियन जो है वो डोमिनेंट हो जाती है लैंग्वेज, और इसके अंदर ये अपनी क्ले टैबलेट्स पे लिखना स्टार्ट करते हैं। और इनका एक लिखने का तरीका था जिसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता था, और इस तरीके से ये रिप्लेस हो जाती है सुमेरियन से अक्कदियन। आई होप यहां तक भी क्लियर होगा। दूसरे स्टेप में फिर आती है अरामाइक आफ्टर 1000 BCE। होता क्या है, धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट के जो लोग थे वो अरामाइक लैंग्वेज बोलने लगते हैं, ठीक है, और ये अरामाइक लैंग्वेज आ जाती है, और इसकी अल्टरनेटिव बहुत सारी स्क्रिप्ट थी, जो उसको लिखने का तरीका था वो अलग अलग था। फिर उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, आप अगर आगे बढ़ोगे, ठीक है, अरामाइक लैंग्वेज को ही फिर अलग अलग उसकी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सो आज भी इराक में अगर आप जाओगे तो अरामाइक लोग बोलते हैं कुछ जगहों में, ठीक है। तो ये देखो आप, ये मेसोपोटामिया के अंदर लैंग्वेज इसकी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। अब थोड़ा सा इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं, इसके आसपास इसके फिजिकल फीचर्स कैसे थे। ओके, देखो भाई, डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। तो अगर हम बात करें, इसका नॉर्थ एरिया जो था ये स्टेपी एरिया है। स्टेपी यानी घास के मैदान है यहाँ पे। यहाँ जानवरों को चराया जा सकता है, जैसे शीप हो गई, जैसे गोट हो गई, ठीक है। ये नॉर्थ वाला एरिया स्टेपी है। साउथ में आओगे तो डेजर्टेड एरिया है, रेगिस्तान है। यहाँ पे ज्यादातर सिटीज डेवलप हुई थी, स्टार्टिंग की जो सिटीज थी वो यहीं से डेवलप हुई थी। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, ये वाला एरिया है, यहाँ आपको हरे हरे मैदान मिलेंगे, कुछ पहाड़ मिलेंगे, अच्छी खासी बारिश मिलेगी, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया है। और 7000 से 6000 BC के बीच में यहाँ पे लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, आज से इतने हजारों साल पहले। और अगर आप ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे टाइग्रिस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि ईरान के माउंटेन से कनेक्ट हो रही हैं जाके। ट्रेड और कम्युनिकेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। तो ये मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिक्स के साथ मैंने आपको समझाई है, जो आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई कुड सिटीज ग्रो इन द डेजर्ट। आखिर रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में सिटीज ग्रो क्यों करेंगी, आपके दिमाग में सवाल आया होगा। देखो होता क्या है, टाइग्रिस रिवर है या यूफ्रेट्स रिवर है, ठीक है, होता क्या है, वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है, फर्टाइल होती है, उसके साथ कुछ मिट्टी जो वो लेकर आती है, और वो जहां नदी खत्म होती है अपने साथ वो जितना भी सिल्ट होता है वो वहां पे जमा कर देती है, जिसकी वजह से डेजर्ट के आसपास का एरिया फर्टाइल हो जाता है। सो यहां से क्या होता है, जब एरिया फर्टाइल होगा तो वहां पे लोग अच्छा खासा फार्मिंग का काम कर सकते हैं। इरिगेशन का सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, ठीक है। इनके यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे मतलब रिवर के चैनल्स थे, जो कि ये इस तरीके से इनको डाइवर्ट कर देते थे और अलग अलग जगहों तक पानी पहुंचाते थे। इट मीन्स इनको इरिगेशन की नॉलेज थी। सो डेजर्ट में ही जाके वो सारी नदियां लास्ट में मिलती थी, उसके आसपास का एरिया थोड़ा फर्टाइल हो गया था। ओवरव्यू ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस। तो कौन कौन सी वो फसलें हैं जो मेसोपोटामियन लोग उगाया करते थे। देखो, एक तो व्हीट है, अपना गेहूं है, बार्ले है, मटर है, लेंटिल्स दालें वगैरह है ना। और एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो मीट कंजप्शन होता था, मिल्क है, वूल जो है अपनी भेड़ से मिल रही है। रिवर रिसोर्सेज की बात करें, मछलियां हैं। और डेट पाम ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे जहां आपको खजूर मिल जाएंगे समर के टाइम पर, ये लोग इसको यूज किया करते थे। क्लियर है भाई, इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा आप ही के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई भी नोट्स डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो @class11 ESP हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ मिलेंगी, सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, कोई इसके पैसे नहीं है। और कोई क्वेरी होती है तो एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये हमारा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, यहाँ पे आप आके संपर्क करें। और एकलव्यस्टडीपॉइंट.com वेबसाइट है,
जो आप ही के लिए बनाई गई है, आप इसको विजिट करें। सो इफ वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म इन मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर जो अर्बनिज्म हुआ, जो शहर बने, जब सिटीज की ग्रोथ हुई, तो उसका क्या महत्व है। देखो, सिटीज आर मोर देन बिग पॉपुलेशंस। अ प्लेस बिकम्स अर्बन व्हेन इकोनॉमी एक्सपेंड्स बियॉन्ड फार्मिंग। अर्बन हम कब कहते हैं, किसी भी जगह को आप शहर कब कहते हो, जब खेती बाड़ी से हटकर जब कुछ काम होने लगे किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है। बेसिकली आप जो वर्क कर रहे हो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सो इसमें फूड प्रोडक्शन का काम होने लगा, फूड को पैक करना, प्रोसेसिंग का काम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इधर उधर पहुंचाना, लोकल मार्केट तक सामान इधर से उधर जाना, यानी काइंड ऑफ एक ट्रेड स्टार्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, ठीक है, स्टार्ट। मतलब कोई भी अगर अर्बन इकोनॉमी की बात करता है तो उसमें यही सब तो आता है आज की डेट में, जहां फूड प्रोडक्शन होता हो, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती हो, जहां पर ट्रेड होता हो, जहां पर सर्विसेज होती हो, इसी को हम कहते हैं अर्बनिज्म। इसी को हम कहते हैं एक शहर का बनना, जहां पर ये सारी सर्विसेज आने लगती हैं, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड इंटरडिपेंडेंस इन सिटीज, होता क्या है, जब लोग शहरों में रहते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है वर्क का, जो बंदा जिस चीज के लिए बना है वो उसी काम को करता है। पीपल डू डिफरेंट जॉब्स, नॉट एवरीवन प्रोड्यूस एवरीथिंग, यानी कि इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। जिसका जो काम है वो ही अपना काम करेगा, एक बंदा हर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सील कार्वर, अगर कोई आदमी सील पर कुछ लिखता है, सील क्या है, बेसिकली मिट्टी का एक आप तरीके से मान लो, उसको सुखाकर उस पर जब आप कुछ लिख रहे हो तो इसके लिए क्या है, इसको भाई कुछ चीजें चाहिए होंगी, इसको ब्रॉन्ज टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है, इसको वो पत्थर चाहिए होंगे जो कि अलग अलग लोग लेकर आएंगे। ब्रॉन्ज टूल बनाने वाला इसको टूल्स देगा, पत्थर वाला इसको पत्थर देगा, और जो टूल मेकर है उसको फिर कॉपर चाहिए होगा, टिन चाहिए होगा, चारकोल चाहिए होगा अपना सामान बनाने के लिए। सो आप मान के चल सकते हो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। इसको कहते हैं कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। सिटी पीपल आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, शहरों में जो लोग रहते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है वो सारी चीजें अपने आप नहीं कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो विलेजर्स हों चाहे वो वर्कर्स हों, क्योंकि गांव से इनको फूड मिलता है, इनको कच्चा माल मिलता है, और सिटी से बना बनाया माल गांव वालों को मिलता है। सो कहने का मतलब है एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, गांव वाले इनको अपनी फसलें देते हैं, कच्चा माल देते हैं, बदले में शहरों में फैक्ट्रियां होती हैं जहां से सामान बनकर वापस गांव में आता है, और इस तरीके से ये इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। अर्बन लाइफ एंड नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइटिंग। अब देखो होता क्या है, जब कहीं भी अर्बन लाइफ स्टार्ट होती है, जब प्रॉपर एक शहर बन जाता है तो एक ट्रेड नेटवर्क भी बनता है, एक स्टोरेज का सिस्टम भी चाहिए होता है, जितना सामान आप बना रहे हो या उगा रहे हो उसको कहीं तो स्टोर करोगे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, यानी कि वो जो प्रॉपरली जो भी आप खाना प्रोड्यूस जो भी है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं। जब आप एक अर्बन एरिया में रहते हो तो अभी बताया ना, एक एक्टिविटी नहीं होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती। ऊपर से कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है भाई, देखो, सम पीपल मैनेज एंड गिव ऑर्डर्स, कुछ लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट का काम करेंगे, जो बाकी लोगों को ऑर्डर्स देंगे और बाकी के लोग उनको फॉलो करेंगे। ये एक प्रॉपर तरीके से अगर आपको शहर चलाना है तो ये सिस्टम आपका होना ही चाहिए। और राइटिंग का क्या जरूर, भाई राइटिंग क्यों जरूरी है, देखो जब आप रिटन में रिकॉर्ड लिखते हो सारा, अगर आपने किसी के साथ ट्रेड करा, जो हिसाब किताब है कहीं तो लिखोगे, तो उसी को लिखने के लिए ये मिट्टी की क्ले टैबलेट्स होती थी, इसी पे ये लोग लिखा करते थे। जितना भी स्टोरेज का सामान कितना आया उसको आप लिखोगे रिकॉर्ड में। एडमिनिस्ट्रेशन में जो कानून बन रहे हैं, जो टैक्स लगाया जा रहा है, वो सारे रिकॉर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। सो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए राइटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये राइटिंग की वो है कि भाई जरूरत क्यों है। द वारका हेड, अब यहाँ पे एक आपका बॉक्स दिया हुआ है जहां पे एक वारका हेड नाम से कुछ दिया हुआ है। ये क्या है, एक मार्बल की मूर्ति है, एक महिला का सर है, और ये उरूक नाम की जगह पर
3000 BC से भी पहले बनाया गया था। अब ये आपकी बुक में क्यों दिया गया है? क्योंकि ये मूर्ति व्हाइट मार्बल की बनी है और इसकी जो आंखें हैं उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है एक पत्थर के साथ जिसको लेपिस लजूली कहा जाता है, और शेल्स के साथ जो समुद्र किनारे मिलते हैं, और बिटुमेन के साथ। तो अलग अलग चीजों को यूज किया गया है आंखों में। इसके अलावा स्पेशल डिटेलिंग है ग्रूव ऑन टॉप ऑफ द हेड, इस तरीके से ये एक लाइन बना रखी है। हो सकता है कोई ऊपर ऑर्नामेंट या कोई ज्वेलरी पहनी जाती हो। तो इसके फेशियल फीचर्स बहुत रियलिस्टिक हैं। ये दिखाता है कि उस टाइम पे आर्ट और उनका जो स्किल है वो किस लेवल की थी। तो ये वार का हेड बहुत जरूरी टॉपिक है, आप इसको देख लेना। स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग मेसोपोटामियन स्टोन स्कल्पचर। अब जब कोई मेसोपोटामिया में मूर्ति बनाई जाती थी, कौन कौन से स्पेशलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते थे, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले है पत्थर को तोड़ने वाले माइनर्स, ठीक है, ये मार्बल लेकर आएंगे किसी खान में से। फिर ट्रांसपोर्टर्स होंगे जो इन पत्थरों को दूर दूर से लेकर आएंगे। फिर मर्चेंट होंगे जो ट्रेड करेंगे उन पत्थरों का। फिर स्कल्प्टर्स आएंगे जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाएंगे। फिर इनले स्पेशलिस्ट होते हैं जो थोड़ी डिजाइनिंग करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, जैसे आंखों में लेपिस लुजुली वाला वो नीला पत्थर लगाना। फिर मेटल टूल मेकर्स होंगे जो टूल्स बनाएंगे कार्विंग करने के लिए। फिर लेबरर्स भी होंगे जो मदद करेंगे इस पूरे काम में। फिर जाकर फाइनली ये मूर्ति बनती है, ठीक है। ये दिखाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर कितना तगड़ा था उस टाइम का, कि हर किसी को अपने काम के बारे में पता था। दैट्स इट। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना बहुत जरूरी है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब शहरों में सामान कैसे आता था ये आपको समझना है। देखो, मेसोपोटामिया की एक प्रॉब्लम है कि जो मेसोपोटामिया का साउथ वाला एरिया था, यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे। रिसोर्सेज कौन से नहीं थे? पत्थर नहीं थे, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी नहीं थी, मेटल्स नहीं थे, और प्रीशियस स्टोन्स जो होने चाहिए वो नहीं थे। सो ऐसे में फिर मेसोपोटामियंस क्या करते थे? वो ट्रेड करते थे। वो क्या करते थे कि भाई जो अपना सामान है वो किसी और को दे देते थे और दूसरों से सामान ले लेते थे। जैसे अपने यहाँ का कपड़ा, टेक्सटाइल, अपने यहाँ का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी फसल क्रॉप उगाई है उसको दे देते थे, और इंपोर्ट करते थे गोल्ड, शेल्स, प्रीशियस स्टोन्स, कॉपर, वुड, टिन, सिल्वर, ये सारी चीजें फिर ये इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जब आप कुछ किसी को दे रहे हो, बदले में आपको कोई कुछ दे रहा है, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन ट्रेड रीजन्स, अगर हम बात करें तो जो तुर्की का एरिया है, ईरान का एरिया है, ये पूरा एरिया ट्रेड के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। ट्रेड बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेड से ही फैक्ट्रियां चलेंगी, ट्रेड से ही शहर चलेंगे, और सब ये ट्रेड होगा तभी रॉ मटेरियल आएगा ना। जब ट्रेड ही नहीं होगा तो रॉ मटेरियल आपको लाके देगा कौन? नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए अब इस पूरे को संभालने के लिए। प्लानिंग भी करनी है, दूर दूर एक्सपेडिशंस भी भेजने हैं लोगों को, ट्रेडर्स को भी भेजना है, रिसोर्स भी मैनेज करने हैं, जो है उसको बेचना है, जो नहीं है उसको मंगवाना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी एक बना के रखना है। तो इसके लिए कंट्रोल बहुत जरूरी था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेसोपोटामिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कितना जरूरी था इसको समझ लेते हैं। देखो, विदाउट चीप ट्रांसपोर्ट सिटीज कुड नॉट सर्वाइव। अगर सस्ता ट्रांसपोर्ट ना हो तो शहर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अब भाई पानी से क्या है, नाव में माल डाला और लेकर चले गए। अब मेसोपोटामिया को तो आपको पता है एडवांटेज था, एक तरफ यूफ्रेट्स रिवर है, एक तरफ टाइग्रिस रिवर है, तो इसको तो दोनों तरफ से रास्ता मिल जाएगा। यूफ्रेट्स रिवर सबसे बड़ा रूट बनाता था। इसके अलावा छोटी छोटी कैनाल्स भी बनी हुई थी जहां से बोट वगैरह जा सकती हैं। तो जो सामान है वो चला जाता था यहाँ से, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रेड बढ़ गया था। आप मान के चलो, जब वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स, दुकानदारी और ये सब चीजें, खरीदना बेचना, कल्चरल एक्सचेंज। आप जहां सामान बेचने जाओगे वहां के लोगों से बातचीत करोगे, वो आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे, तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, पैसा भी आएगा। ओके। वाई राइटिंग बिगेन। अब ये राइटिंग, देखो मैंने आपको बताया कि भाई जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको लिखना है, उसको रखना है। जो भी ट्रेड हो रहा है, प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा है, उसको लिखा जाएगा, ठीक है। जो बिक्री हो रही है
जो इन्वेंट्री है या जितना भी लोन वगैरह वो सब लिखा जाएगा। तो ये सारा होता क्या था, सिटी की लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ये सब चीजें मैनेज करने के लिए राइटिंग का होना बहुत जरूरी है। लोग लिखकर ही ये सब मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए राइटिंग का रोल बहुत ज्यादा है। टैक्स वगैरह जो आप कलेक्ट करके ला रहे हो उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है। लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भी आपको ऑर्गेनाइज करके एक तरीके से रखना पड़ेगा ना, तो राइटिंग बहुत जरूरी है। तो अब ये लोग लिखते कैसे थे और किस पर लिखते थे ये आपको बताता हूं। राइटिंग का ओरिजिन मेसोपोटामिया में होता है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो लिखने की जो शुरुआत है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया से। सो होता क्या था, क्ले की टैबलेट ये लोग बनाते थे। मिट्टी है, गीली मिट्टी है, ठीक है, वो गीली होती थी, उसको टैबलेट की शेप एक दे दी जाती थी, क्योंकि गीले करने के बाद आप इजीली उसके ऊपर लिख सकते हो, वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब राइटिंग कैसे होती थी देखो, ये है एक तरीके से वहां के पेड़ पौधों से ही ये चीज मिल जाती है। इसकी जो टिप होती है ट्राइंगुलर होती है इस तरीके से, ठीक है, लोकल रीड है ये, इससे लिखा जा सकता है। और इसमें वेज शेप बनाई जाती है, ये देखो आप देख पा रहे हो, ये सारी शेप इस तरीके से बनी हुई है, ये वेज शेप्ड है। और इसको ही क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। ये लिखने का तरीका है क्यूनिफॉर्म, यानी इनकी स्क्रिप्ट है जो ये लिखते थे और इस तरीके से ये लिखते थे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, व्हाट इज राइटिंग। देखो राइटिंग का मतलब क्या होता है आपको पता तो होगा, इतने बड़े आप हो, फिर भी बता देते हैं। जब आप स्पोकन लैंग्वेज को विजिबल साइंस के थ्रू लिखते बताते हो, लिखकर कोई देखता है कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है उसको मैं लिख रहा हूं, वो राइटिंग है एक तरीके से, अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, बोले हुए को जब आप लिखते हो। सो मेसोपोटामिया में सबसे पहले राइटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है अराउंड 3200 बीसी के आसपास, और पहली जो शुरुआती टैबलेट्स थी उनको बनाया जाता है। बहुत सारे नंबर्स, अलग अलग साइंस, कहीं कहीं पे पिक्चर का यूज किया गया था जब ये लोग लिखते थे। तो इस तरीके से इनका एक लिखने का वे था, ओके। और क्या क्या चीज़ों का रिकॉर्ड ये लोग लिखते थे, पूरी लिस्ट होती थी, कितनी बैल भैंस वगैरह आ रही हैं, फिश वगैरह का रिकॉर्ड, ब्रेड्स खाने पीने के सामान का रिकॉर्ड, जो वहाँ के मंदिर होते थे वहाँ भी बहुत सारा सामान रखा होता था, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड राइटिंग के थ्रू ही तो रखा जाता था, ठीक है। क्ले टैबलेट्स आर रिकॉर्ड ऑफ मेसोपोटामिया। अब ये जो क्ले टैबलेट्स होती हैं इनके ऊपर क्या होता था, इनको गीला करके इन पे लिखा जाता था, और लिखने के बाद इनको धूप में छोड़ दिया जाता था सूखने के लिए। सूखने के बाद ये हार्ड और ड्यूरेबल हो जाती है, यानी जो भी आपने इसके ऊपर लिखा है वो बहुत पक्का रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, अच्छा खासा चलेगा। और एक ट्रांजैक्शन में एक टैबलेट यूज हो जाती थी, इसीलिए इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए होंगे तो इतनी हजारों की संख्या में टैबलेट्स मिली हैं जब खुदाई हुई है आज की डेट में, ओके जी। और ये जब टैबलेट्स मिलती है ना तो यहाँ से हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें मेसोपोटामिया के बारे में और ज्यादा पता चल पाता है और ज्यादा अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंडेड यूजेस ऑफ राइटिंग। तो होता क्या था, 2600 बीसी के बाद जो इनकी स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली जो जानी गई वो क्यूनिफॉर्म नाम से जानी गई, ये आप याद रखना। पहले क्या होता था, पिक्टोग्राफ्स होते थे, ऐसे फोटो टाइप से ऐसे ये लिखते थे, और जो लैंग्वेज यूज होती थी वो सुमेरियन लैंग्वेज यूज हो रही थी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था कभी कभी इन साइंस को समझ पाना। धीरे धीरे क्या हुआ, राइटिंग का यूज डिक्शनरीज के लिए किया गया, ठीक है, प्रॉपर लिखा गया, इस वर्ड का ये मतलब है, इस साइन का ये मतलब है, इन्होंने डिक्शनरीज वगैरह बनाई। लीगल रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली इन्होंने लिखा, जो इनके उस टाइम के कोर्ट होते थे, कोर्ट में केस वगैरह भी चलते थे, वो सारी चीजें ये इसमें लिखते थे। लैंड ट्रांसफर, किसी ने जमीन खरीदी बेची, ठीक है, प्रॉपर्टी के जो डीड्स होते हैं, जो सर्वे होते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने प्रॉपरली इसके अंदर लिखना स्टार्ट किया। रॉयल अचीवमेंट्स, किसी राजा महाराजा ने अगर कुछ अचीव किया है तो वो सारी चीजें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसके ऊपर वो लिखवाने शुरू कर दिए। जो भी कानून बनता था नया, कोई अनाउंसमेंट होती थी, कोई रॉयल कोई डिक्लेरेशन है, वो इसके ऊपर लिखी गई। तो राइटिंग का सिस्टम धीरे धीरे एक्सपेंड हो गया, यानी कि इसका यूज बढ़ता चला गया। द इवोल्यूशन ऑफ राइटिंग एंड लैंग्वेज इन मेसोपोटामिया। तो इनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सुमेरियन लैंग्वेज है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट, स्टार्टिंग में इसी का ही डोमिनेशन ज्यादा था। फिर आफ्टर 2400 बीसी अक्कदियन रिप्लेस्ड, अक्कदियन लैंग्वेज आ जाती है।
अब नई लैंग्वेज यही थी, अक्कदियन में सारा काम होने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कुछ ऐसी दिखती थी, बाद में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके के हो गई, और बेबीलोनियन, असीरियन, ये जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है इन मतलब आप मान के चलो क्यूनिफॉर्म का यूज अलग अलग लैंग्वेजेस में किस तरीके से हुआ है। सो इसको 2000 सालों से भी ज्यादा तक यूज किया गया है। क्यूनिफॉर्म रिमेन्ड इन यूज टिल फर्स्ट सेंचुरी ऑफ सी, कि इतने पुराने समय तक, लंबे समय तक जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है इसी को ही यूज किया गया है इस पूरे एरिया में, ठीक है। ये इसका इवोल्यूशन दिखाता है। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, अब देखो ये जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है ये कैसे काम करती है। वन साइन डिड नॉट मीन वन लेटर, यहाँ पे एक साइन का मतलब एक लेटर नहीं होता जैसे हमारे में ए या बी ऐसे होता है। यहाँ क्या होता है, ईच साइन रिप्रेजेंटेटिव आ सिलेबल, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई साइन बना हुआ है तो ये LA होगा, ये साइन है तो IN होगा, ये लिखा है तो पुट होगा, पूरा एक सिलेबल होगा, एक सिंगल इस तरीके से अल्फाबेट नहीं होता है जैसे आज की डेट में होता है। और ये बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना, क्योंकि ऐसे कई सौ साइन, कितने साइंस आप याद कर लोगे भाई। सो स्क्राइब लोगों को पूरा मेमोराइज करना पड़ता था, और उनको पहले क्या है कि भाई टाइम का भी प्रेशर रहता था। हैड टू राइट बिफोर क्ले टैबलेट ड्राइड, गीली पे लिखनी है भाई, सूख गई तो लिखा भी नहीं जाएगा, तो इनको टाइम मैनेज करते हुए स्क्राइब लोगों को सब कुछ लिखना पड़ता था। सो राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल थी उस टाइम पे, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। हर कोई फास्ट नहीं लिख सकता, हर कोई इस तरीके से नहीं लिख सकता, सिर्फ पढ़े लिखे जो स्क्राइब हैं वो ही इसको लिख पाएंगे, ठीक है। सो ये स्क्राइब का एक रोल है जो अपने आप में बहुत स्किल्ड एक तरीके से एक क्राफ्ट है, कला है। लिटरेसी इन मेसोपोटामिया, तो माना जाता है बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, ऐसे लोग बहुत कम थे। लिटरेसी बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि भाई इतने हजारों और 100 साइंस हैं, और कई साइंस तो इतने डिफिकल्ट हैं जो आजकल हिस्टोरियंस भी नहीं समझ पाते हैं, तो वहां के लोग क्या समझेंगे। और राइटिंग में ही उन्होंने अपनी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। उनके बोलने का जो स्टाइल था उसी तरीके से वो लिखते थे, ठीक है। अब जैसे क्या है बॉस, ये मैंने बोला, इन्होंने ऐसे ही लिख दिया क्या है बॉस, मतलब जो बोल रहे हैं वो ही लिख रहे हैं। सो रीडिंग वॉज ओफन ओरल, यानी कि ऑफिशियल्स रीड लेटर्स अलाउड टू द किंग्स, राजा महाराजा जो लिखवाया करते थे वो इसलिए लिखवाते थे कि उनको फिर वो पढ़वाना होता था, सामने खड़े होकर कोई पढ़ता था अधिकारी, और वो बहुत अलाउड, बहुत ऊंची आवाज में पढ़ता था। टेक्स्ट वर ऑफन हर्ड नॉट साइलेंटली रीड, जो भी टेक्स्ट होते थे उनको लोग सुनते थे, पढ़ना बहुत कम लोग जानते थे। सो लिटरेसी बहुत प्रेस्टिजियस है, जो लोग पढ़े लिखे थे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। जैसे कोई कहता है ना, किंग आई कैन रीड एंड राइट, इफ अ किंग कुड रीड एंड राइट इट वाज प्राउडली मेंशन्ड। कोई राजा अगर पढ़ा लिखा है ना, कोई राजा जो कहता है कि मैं भाई पढ़ा लिखा हूं, तो उसको बहुत ज्यादा ऊंचा माना जाता था उस टाइम पे, उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, टू माई लॉर्ड स्पीक थस सेज योर सर्वेंट। सो लेटर्स वर रिटन एज इफ स्पोकन अलाउड, ये ऐसे लिखते हैं राजा महाराजा आ रहे हैं, ये लाइन में लिख देंगे उसको, ठीक है। जैसे टू माई लॉर्ड, यानी कि मैं, मेरे लॉर्ड आप ही हो ना राजा, तो ऐसे वो जैसे बोलते हैं उसको उस तरीके से वो लिख देते थे। और टीचिंग का ट्रेडिशन क्या होता था, जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको मेमोराइज करवाया जाता था, ठीक है। फादर टू सन, स्कॉलर टू स्कॉलर, फादर टू सन, इस तरीके से वो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हर कोई इसको ट्रांसफर करता रहता था, बोलता रहता था, तो मेमोराइज उसको करना पड़ता था। द बर्थ ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया, तो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या होती थी पहले, मैसेंजर हैड टू ट्रेवल रिपीटेडली, गॉट टायर्ड एंड फॉरगॉट मैसेजेस। कई बार क्या होता था, पहले के जमाने में मैसेंजर होते थे, जैसे कोई राजा को अपना कोई भी मैसेज है बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो उसका एक मैसेंजर होगा। अब वो मैसेंजर पता नहीं कब पहुंचेगा, कब वो मैसेज जाएगा, बार बार उसको जाना पड़ता था, जो कि बहुत थका देने वाला काम था। इसका सॉल्यूशन क्या था, एक राजा थे एन मार्कर, उन्होंने क्या करा, क्ले की टैबलेट के ऊपर अपना मैसेज लिखवाया, पूरी स्टोरी उन्होंने वो उसके ऊपर लिखवा दी। तो अब वो इंफॉर्मेशन आप पूरी स्टोर करके रख सकते हो, दूर दूर तक अपने मैसेजेस को लिखकर पहुंचा सकते हो, ट्रेड वगैरह कर रहे हो, सारे रिकॉर्ड्स भी आपके लिखे रहेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेसोपोटामियंस का मानना था कि भाई जो राजा महाराजा थे उस टाइम के, वही पूरा ट्रेड वगैरह संभालते थे, और राजा महाराजाओं ने, किंग्स ने ही राइटिंग के सिस्टम को प्रमोट किया था। और
राइटिंग मानी जाती है कि मतलब एक सिंबल है अर्बन सोफिस्टिकेशन का, कि हाँ आप शहर में रहते हो तो एटलीस्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए। और मेसोपोटामियंस लोग खुद को सुपीरियर मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे, जस्ट बिकॉज उनको पढ़ना और लिखना आता था, और जस्ट बिकॉज राइटिंग का जन्म मेसोपोटामिया से ही हुआ था। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। द यूजेस ऑफ राइटिंग, लिंक बिटवीन राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो जैसे मैंने बताया, दो लोग ट्रेड करने आए, उन्होंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, भाई इससे पता चल जाएगा ये सामान बेचा ये खरीदा। और मैनेज करना है अगर आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप पूरा लिखकर उसको रख सकते हो एक जगह पे स्टैंप लगा के। कम्युनिकेशन की तरह से आप यूज कर सकते हो, अपने संदेशे की तरह, जैसे किसी को मैसेज भेजते हैं वो आप लिखकर भेज सकते थे। एक एग्जाम्पल है, एक सुमेरियन कहानी है, स्टोरी ऑफ एन मार्कर। तो एक बहुत दूर एक एरिया था अराटा नाम से, तो इन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा अराटा नाम की जगह पे। राजा थे एन मार्कर, ठीक है, इनका नाम था। उनका गोल क्या था, वो चाहते थे प्रीशियस मटेरियल्स फॉर टेम्पल ब्यूटिफिकेशन, अपने मंदिर को सुंदर बनाने के लिए लेपिस लजूली, सिल्वर और मेटल्स को वो मंगवाना चाहते थे। ये चीज इनको चाहिए थी, ये इनका गोल था, ठीक है, जो ये चाहते थे। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, इसीलिए ये क्या करते थे, मतलब इन्होंने ही प्रमोट किया था, सबसे ज्यादा एन मार्कर ही थे जो राइटिंग को प्रमोट करते थे। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। तो सदर्न मेसोपोटामिया में 5000 BC के आसपास सेटलमेंट्स बनने लगे थे और लोगों के घर वगैरह बनने लगे थे। बाद में वहीं पे बड़े शहर बने साउथ में ही। और अगर मैं आपको बताऊं, मंदिर जो होते हैं टेम्पल्स, उनका क्या रोल होता है। पहले जो शुरू में वहां लोग रहते थे वो मंदिर बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो छोटे छोटे मंदिर श्राइन्स में बदल गए, ईंटे वींटे लगाकर उसको थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया गया। अब हुआ क्या, शुरुआत में जो शहर बने वो टेम्पल बेस्ड सिटीज हुआ करती थी, मंदिर बीच में होता था, उसके चारों तरफ लोग रहते थे। अब जब लोग रहेंगे तो वहीं पे ट्रेड सेंटर भी बनने लगेगा, वहीं से फिर बड़ी बड़ी इंपीरियल सिटीज बनने लगेंगी। तो इसकी स्टार्टिंग टेम्पल से ही कहीं ना कहीं होती है, मंदिरों से ही कहीं ना कहीं होती है। और मंदिरों को, टेम्पल्स को भगवान का घर माना जाता है। जैसे एक मून गॉड ऑफ उर है, ठीक है, नन्ना या सिन इनको कहते हैं, या मतलब आप इन्नाना जो आगे अभी आएंगी ये गॉडेस हैं, और एक मून गॉड ऑफ उर है। ये दो इनके देवी देवता हैं, ठीक है। इन्नाना गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, प्यार और वॉर की देवी, और एक तरफ है मून गॉड ऑफ उर। तो इन्नाना और मून ऑफ द गॉड, ठीक है, ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा पूजे जाते थे उस टाइम पे, इन्हीं के मंदिर ज्यादातर मिले हैं। टेम्पल का डिजाइन देख लेते हैं कैसा होता था। तो पहले तो छोटे छोटे मंदिर होते थे, धीरे 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 ये टेम्पल्स का साइज बढ़ता चला गया। इनके एक बीच में भाई वो आंगन होता था, ठीक है, और उसके चारों तरफ रूम्स बनाए जाते थे, और इनकी जो दीवारें होती थी उस पर बहुत अच्छे से डेकोरेशंस की जाती थी। उस टाइम पे जो इन्होंने मंदिर बनाए, प्रॉपरली डेकोरेटेड मंदिर हुआ करते थे। एंड इकोनॉमिक रोल की बात करें, मंदिर इकोनॉमी से कैसे जुड़े हुए थे, देखो लोग अपने साथ चढ़ावा चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है अपने साथ में लेकर आते थे, जैसे ग्रेन्स हो गए, या फिर दही हो गई, या फिर मछलियां हो गई। तो ये सारी चीजों का चढ़ावा चढ़ता था। और जितनी भी जमीनें थी खेती बाड़ी की, जो फिशरीज का एरिया है, जो हर्ड्स हैं, जानवर हैं, वो टेम्पल्स के अंडर आते थे। टेम्पल्स इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे एक टाइम पे। तो आप सोचो, जब ये सारी चीजें तो इकोनॉमी को चलाती हैं, और जब यही टेम्पल के हाथ में है सब कुछ कंट्रोल करना, तो भाई टेम्पल्स का रोल कितना बड़ा होगा। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, रिस्की फार्मिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस। होता क्या था कि मेसोपोटामिया में खेती बाड़ी करना बहुत रिस्की माना जाता था, क्योंकि कभी भी बाढ़ भी आ सकती है, और बाढ़ आएगी तो आपका सब कुछ वो तबाह कर कर चली जाएगी। फ्लड्स कुड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। सो वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, कभी कभी नदियां अपना कोर्स भी बदल सकती हैं, उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती हैं, जिससे जमीनें पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती हैं। सो ऐसे में क्या होगा कि विलेजर्स को कभी कभी रिलोकेट भी होना पड़ सकता है, अपनी जगह को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर भी जाना पड़ सकता है। फोर्सफुली उनको उनको माइग्रेशन करना ही पड़ेगा ना, उनके पास कोई चारा नहीं है दूसरा, क्योंकि अगर उनके वहां पे बाढ़ आ जाएगी, फ्लडिंग होगी, तो वो कहाँ जाएंगे, अपने टूटे फूटे घरों को छोड़कर कहीं सेफ जगह ढूंढेंगे, और जाकर वहां पर सेटल होना पड़ेगा उनको। तो टेम्पल बिकेम इकोनॉमिक सेंटर्स। इस तरीके से माना जाता है कि मंदिरों से ही ऑयल प्रोसेसिंग का काम भी होता था। ऑलिव ऑयल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है, इसका प्रोसेसिंग का काम होता था। जो ग्रेन्स है, अनाज को पीसने का काम होता था, ठीक है, वो वहीं पे होता था।
स्पिनिंग का काम है भाई, चरखा घुमाना है, जो ऊन है उससे कोई मतलब कुछ ना कुछ बनाते रहना है, ये काम यहाँ पे होता था। और प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, कपड़े बनाना, ब्लैंकेट्स बनाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा का सारा काम मंदिरों के कॉम्प्लेक्स से किया जाता था। तो ये इकोनॉमिक सेंटर की तरह जो मंदिर हैं वो काम करते थे। टेम्पल एज मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। अब टेम्पल्स का क्या रोल है, जो भाई एग्रीकल्चरल वर्क जितना भी चल रहा है वो इन्हीं के अंडर में चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो जितने भी व्यापारी मर्चेंट्स हैं वो सब इन्हीं के अंडर से काम कर रहे हैं, किसके साथ क्या ट्रेड करना है। और जो रिकॉर्ड्स हैं ज्यादातर वो मंदिरों में ही रखे जाते थे। सो टेम्पल का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेसोपोटामिया के अंदर। और जो ग्रेन्स हैं उनको कैसे स्टोर करना है, ब्रेड्स हैं उनको कैसे बनाना है, कैसे बांटना है, बियर वगैरह है, ठीक है, जो पीते हैं ड्रिंक है उसको कैसे मैनेज करना है, मछलियां हैं उसको कैसे सप्लाई करना है, और इसके अलावा जो बैल वगैरह होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है खेती बाड़ी में, ये सारा का सारा काम टेम्पल से होता था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, वी कैन से। प्रॉब्लम्स एंड रिस्क ऑफ किंग्स इन मेसोपोटामिया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो मैन मेड होती है। कभी कभार पानी को लेकर भी लड़ाइयां हो जाती हैं, आज भी होती हैं। जो ऊपर के रहने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे कि डाइवर्टेड टू मच वाटर, पानी को ज्यादा अपनी तरफ ले लेते थे, डाइवर्ट कर लेते थे, जिससे क्या होगा कि भाई जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जो ऊंचाई पर नहीं रहते, उनको बहुत कम या पानी मिलेगा ही नहीं। और होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो कैनाल होती है, जो कि आपकी नहरें वगैरह होती हैं, अगर इसका गाद, इसके कूड़े कचरे को साफ नहीं करोगे, पानी का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। ये भी ह्यूमंस का ही काम है करना। और ऐसे में इसका रिजल्ट क्या निकलता था, फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे जमीन को लेकर और वाटर को लेकर। ये कंटिन्यूअस लड़ाइयां चलती रहती थी। जो गांव के मुखिया होते थे, चीफ, सरदार, कबीले का सरदार, कुछ भी कह लो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो चलती ही रहती थी। एवोल्यूशन ऑफ पावरफुल वॉर लीडर्स। तो इसी तरीके से जब लड़ाइयां कंटिन्यू होती रहती हैं तो एक लीडर आपको चाहिए होगा जो आपके लिए लड़ेगा। तो जो ऐसे में जो भी सक्सेसफुल चीफ होता था, जो जीत के आता था, वो अपना जीता हुआ माल अपने फॉलोवर्स में बांट देता था और टुक प्रिजनर्स एज सर्वेंट्स और गार्ड्स। जिसको इन्होंने हराया है उसको अपना नौकर बना लेते थे और इससे वो और पावरफुल हो जाते थे। जब कोई छोटा चीफ बार बार जीतता था तो फिर वो एक राजा भी बन सकता है। ओवर द टाइम वॉर लीडर्स की अथॉरिटी बढ़ जाती थी। जब कम्युनिटी को वो अच्छे काम करेंगे, वेलफेयर के काम करेंगे, लोग और ज्यादा जुड़ेंगे और फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, इनकी आर्मी वगैरह बनने लगी। फिर यही राजा मंदिरों से भी जुड़ गए, ठीक है, ये भगवानों को चढ़ावा चढ़ाने लगे, मंदिरों को और सुंदर बनवाने लगे और दूर दूर से ये जो स्पेशल मेटल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं मंदिरों को सजाने के लिए, वो सारा काम राजा महाराजा करने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे ग्रोथ ऑफ उरुख एंड अर्बन डेवलपमेंट। सो लोग जो है वो शहरों की तरफ क्यों जाते थे। देखो, लीडर्स एनकरेज विलेजर्स टू सेटल नियर बाय, बिकॉज जितने भी लीडर्स हैं वो ये कहते थे कि भाई आसपास रहो, इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी हम आर्मी में भी, मतलब एक तरीके से अगर आना है तो भाई हम, अगर कभी जरूरत पड़ गई मुझे तो आप लोग आओगे तो सही मेरे लिए लड़ने, और आपको भी सेफ फील होगा अगर आप शहर के आसपास रहोगे। तो इस तरीके से एक शहर आता है, यहाँ पे नाम आता है उरुख, जो कि बहुत ही वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन था और ये बहुत बड़ा एक शहर है मेसोपोटामिया का। अराउंड 3000 BCE इसकी ग्रोथ होती है, 250 हेक्टेयर में और 400 हेक्टेयर के आसपास लगभग इसके एरियाज हैं, फैले हुए थे। हुआ क्या था कि मैनी नियर बाय विलेजेस अबेंडेंट, बहुत सारे लोग आसपास के गांवों को छोड़कर उरुक के अंदर आके रहने लगे थे, क्योंकि उरुक के चारों तरफ कुछ ऐसी दीवारें थी जो डिफेंसिव वॉल्स होती हैं, जो किसी भी अटैक से आपको बचाती हैं, बाहर से वॉल्स बनाई हुई थी। एंशियंट लेबर सिस्टम। अब थोड़ा हम पुराना समझते हैं कि भाई लेबर का सिस्टम कैसा होता था। जो वर्कर्स होते थे, एक तो ऐसे वर्कर हैं जिनको कैप्चर कर लिया किसी दूसरे को हरा के और उसको फिर हम अपने लिए यूज करवाएंगे। कुछ लोकल लोग होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, लेबर में आपका भाई जो नेटिव मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। कोई फोर्स्ड लेबर होती है जिनसे जबरन या जबरदस्ती काम करवाया जाता है और इनको मंदिरों में यूज किया जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनसे काम करवाया जाएगा। कई बारी वर्कर्स को पैसे दिए जाते थे राशन के रूप में,
यानी कि उनको पैसे ना देकर उनको ग्रेन्स दे दिए जाते थे, उनको कपड़े दे दिए जाते थे, उनको ऑयल्स दे दिए जाते थे जिससे वो कुकिंग वगैरह करेंगे। पैसे ना देकर ये सामान देना एक टाइम पे लेबर सिस्टम का पार्ट था मेसोपोटामिया में। लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक मंदिर है अगर, तो उसमें 1500 वर्कर काम करेंगे डेली 10 घंटे, 5 साल तक काम करेंगे, तब जाकर इतना बड़ा और बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। सो अगर मैं आपको बताऊं, उरुक की बात करूं तो वहां पे टूल्स और मटेरियल्स बहुत न्यू थे, ब्रॉन्ज के टूल यूज होते थे। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे लकड़ियों के कॉलम बनाए हुए थे, यूजफुल बिकॉज वुड वॉज स्केर्स। लकड़ी के कॉलम नहीं बना सकते तो ईंटों के बनाए गए थे, क्योंकि लकड़ी क्या है उसकी कमी थी मेसोपोटामिया में, दैट्स वाई। डेकोरेशन की बात करें तो कलर करके क्ले के कोन्स लगाए जाते थे, ठीक है, मोज़ेक इस तरीके से एक डिजाइन बनाया जाता था मंदिर में। और मूर्तियां बनाना, पत्थर की मूर्तियां बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल थी, बहुत बड़ा आर्ट था इन दी मेसोपोटामिया। आगे बढ़ते हैं। मेजर इनोवेशन पोटर्स व्हील, सबसे बड़ा इनका आविष्कार माना जाता है कि भाई जो कुम्हार का जो चाक होता है जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है बैठकर, ठीक है, पोटर्स व्हील जिसको कहते हैं। इससे क्या होगा, बर्तन तेजी से बन पाएंगे। पहले हाथ से बनाते थे तो बहुत टाइम लगता था, शेप उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती थी, लेकिन जो पोटर्स व्हील होता है वो बहुत फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है, अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। और अर्बन इकोनॉमी में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मिट्टी के बर्तन की बहुत सारी दुकानें खुल गई, लोगों को जॉब मिल गया, है ना, लोगों का भाई पैसा जनरेट होने लगा और लोग उसको खरीदेंगे, पोट्री घर ले जाएंगे, उसमें स्टोरेज वगैरह कुछ उसमें स्टोर करेंगे, रखेंगे, ठीक है। लाइफ इन द सिटी मेसोपोटामिया, तो थोड़ा सा मेसोपोटामिया की लाइफ के बारे में बात करते हैं, सोशल लाइफ के बारे में। तो जो लोग पैसे वाले थे वो बहुत खुद को एलीट, खुद को बहुत ऊंचा मानते थे, और जब कोई राजा या महाराजा मरता था तो उसके कब्र के साथ में कोई ज्वेलरी, कोई भाई सोने का बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या गोल्ड का कोई वेपन उसके साथ रखा जाता था, माना जाता था हो सकता है आफ्टर लाइफ में उसको कुछ यूज करेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली होना बहुत नॉर्मल था, पति पत्नी और बच्चे, बस, इसके अलावा और कोई नहीं। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, मैरिड सन ऑफन लिव्ड विद पेरेंट्स, कई बार देखा गया है कि शादीशुदा बेटा बहुत बार अपने माता पिता के साथ भी रहता था, और जो फादर है वही फैमिली का हेड होता था, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी। एंशिएंट मैरिज कस्टम्स, सो सबसे पहले क्या होता है, मैरिज का प्रपोजल आता है, ठीक है, जो दूल्हा है वो प्रपोजल रखेगा। फिर क्या है, जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं वो अपना कंसेंट देंगे। फिर क्या है, ग्रूम की फैमिली वो कुछ अपने साथ गिफ्ट लेकर आएंगे और देंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपरली एक शादी होगी, मंदिर में चढ़ावा जाएगा, तब जाकर शादी पूरी होगी। एक फादर जो होगा वो कुछ पैसा अपनी बेटी को देगा, जिसको आप दहेज मान लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, अपना कुछ वेल्थ का हिस्सा वो देगा। और अगर कोई बेटा है उसको अपने पिता से उसका घर, उसकी जायदाद, उसके जितने भी जानवर, उसके खेत खलियान मिलते थे, ठीक है, ये उसको मिलते थे अगर पिता की डेथ हो गई है। एंशिएंट हाउसिंग इन उर की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब उर नाम से एक सिटी है, ये यहाँ की जो गलियां थी बहुत पतली थी, बहुत बेकार थी, कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी, गाड़ी वगैरह इसमें बड़ी गाड़ियां तो आ ही नहीं सकती थी। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गधों का यूज होता था सामान को ले जाने के लिए, क्योंकि जो कार्ट्स होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते थे। अगर घरों की बात करें तो घरों में नालियां होती थी लेकिन बाहर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सारा गली में पानी बिखरा रहता था, कोई नालियां सही से नहीं बनी हुई थी। जैसे आप 12th में जब जाओगे तो मोहनजोदारो के बारे में पढ़ोगे, वो भी एक सिविलाइजेशन है, वो हमारे इंडिया की है, तो ऐसा उनमें नहीं था। हमने नालियां वालियां बना रखी थी अच्छे से, लेकिन इनके उर सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। और घर का कचरा सारा का सारा स्ट्रीट्स में फेंक दिया जाता था, और धीरे धीरे वो कचरा पूरी गली कचरे से भरी रहती थी। ये इनका उर नाम से एक शहर था। घर के डिजाइन की बात करें तो भाई इस तरीके से कोई विंडो वगैरह नहीं होती थी, ठीक है, और डोरवे से गेट खुलेगा तो अंदर लाइट आएगी, वरना अंधेरा सा थोड़ा रहता था। इसका एक फायदा है कि थोड़ी प्राइवेसी रहती है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता था। और घरों को लेकर कुछ लोगों का मानना था कि अगर थोड़ा सा ऊंचा घर बनाओगे तो उससे क्या होगा, वेल्थ आएगी। और जो घर के डोर का प्लेसमेंट है उससे पता चलता है कि भाई उनका वो लक कैसा होगा,
कुछ सामान वो ऊपर लगा देते थे, ठीक है, यानी कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। आउटवर्ड ओपनिंग डोर, अगर घर का गेट बाहर की तरफ खोलेगा तो माना जाएगा वाइफ अच्छी नहीं होगी, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ था, सुपरस्टिशियस सोसाइटी थी। बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो एक सिमेट्री हुआ करती थी, कब्रिस्तान जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, कुछ कुछ लोगों को उनके घरों में ही दफनाया गया था। तो ये इनका पूरा दफनाने का सिस्टम है, घरों का सिस्टम। मारी नाम से एक शहर है जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग टाउन था और एक पेस्टोरल जोन था। मारी की लोकेशन आप देखोगे यूफ्रेट्स रिवर के बिल्कुल पास में है। 2000 बीसी के बाद बहुत अच्छे से फ्लरिश होता है, बहुत अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से होता था। इस पूरे शहर में एग्रीकल्चर भी साथ साथ चलता था, जानवरों को भी पाला जाता था। सो ये दोनों चीजें साथ साथ होती थी। मेन एक्टिविटी इनकी यही है, ठीक है, और लोग वहां पे अपने जानवरों को भी चराते थे। सो एनिमल हर्डिंग और एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ चलेगा मारी में। एक्सचेंज बिटवीन फार्मर्स एंड हर्डर्स, अब जो जानवर पालते हैं उनके पास हैं एनिमल्स, उनके पास है चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर जो कि जानवरों से आएगा, मीट, ये फार्मर्स के पास तो नहीं मिलेगा ना। फार्मर्स के पास अनाज है वो इनके पास नहीं है, इनके पास मेटल के टूल्स हैं इनके पास नहीं है। सो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, है ना, इसी से ही ये चीजें चलेंगी ना। इसी को का बार्टर सिस्टम कहा जाता है। जो चीजें इसको चाहिए वो इससे लेगा, जो इसको चाहिए वो इससे ले लेगा, दैट्स इट। कई बारी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। जो हर्डर्स होते हैं जानवर वाले, वो क्या करते हैं, उनके जानवर कई बारी खेत में घुसकर फसल को खा जाते थे, कभी कभी ये लोग रेड मार देते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग थे मेसोपोटामिया में जो नोमैडिक लोग थे, जानवरों को लेकर इधर उधर चलते रहते थे, ठीक है। हर्डर्स भी थे, बहुत सारे लेबरर्स भी थे, सोल्जर्स भी थे, बहुत सारे इधर से उधर रहते थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो एक जगह पे परमानेंटली सेटल होकर एक टाइम बाद वहां के रूलर भी बन गए थे। तो ये सारी चीजें चलती थी वहां पे। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करें मेसोपोटामिया में तो अक्कदियन लोग हैं, एमोराइट्स हैं, असीरियंस हैं और अरामाइंस हैं, ठीक है, अरामाइक्स, ये सारे लोग हैं जो कि मेसोपोटामिया में समय समय पर रहते रहे हैं। और ये अक्सर नोमैड्स थे जो अलग अलग जगहों से आते थे और एट द एंड मेसोपोटामिया के रूलर बन गए, ठीक है। मारी के जो रूलर्स थे वो एमोराइट्स थे, ठीक है, और ये मेसोपोटामिया के जो गॉड्स हैं उनको माना करते थे, उनको फॉलो करते थे। और इसके अलावा दागन जो कि एक भगवान थे, ठीक है, स्टेपी रीजन के, उसको भी ये लोग मानते थे। होता क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज ओपन टू आउटसाइड ग्रुप्स। बहुत सारे बाहर के लोग थे जो आकर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में रहा करते थे। तो कल्चरल मिक्सिंग अक्सर होती रहती थी, अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलकर रहते थे, ऐसा देखा जाता था। सो मारी ट्रेड एंड सिक्योरिटी, वाई किंग्स वॉच हर्डर्स क्लोजली। होता क्या है, अक्सर जो हर्डर्स होते हैं जानवरों वाले, वो जब आते थे तो वो किंगडम में आ सकते थे अपने जानवरों को लेकर, लेकिन कई बारी क्या होता है कि ये कई बारी रेड या अटैक भी कर देते थे, ठीक है, सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक करना या फिर इनके रिसोर्सेज पे अटैक करना। सो इनकी अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती थी तो उसकी रिपोर्ट बना के राजा को पहुंचाई जाती थी पूरी प्रॉपर, और एक आग जलाकर सिग्नल दिया जाता था कि कुछ अनयूजुअल हो सकता है, ठीक है। अब ये जो मारी टाउन है ये बहुत अमीर शहर था, बहुत अमीर था। एक तो इसकी लोकेशन आप देखोगे बहुत स्ट्रेटेजिक है, यूफ्रेट्स रिवर के पास है, आसपास बड़े बड़े भाई सीरिया वगैरह बिल्कुल आपके पास में है, अलग अलग रीजन से ये कनेक्टेड है। और मारी से होते हुए बहुत सारा सामान का ट्रेड होता था, लकड़ी है, कॉपर है, टिन है, ऑयल है, वाइन है, ग्राइंडिंग स्टोन्स जो होते हैं, चक्कियां जिनसे बनती हैं, सारा का सारा ट्रेड मारी से ही होते हुए होता था। द ट्रेड टैक्स सिस्टम ऑफ एंशिएंट मारी, तो सबसे पहले तो मारी में नाव आकर रुकती थी, फिर जो अधिकारी हैं सारा सामान चेक करते थे, फिर वो टैक्स ले लिया करते थे। कॉपर और टिन वो है जो इंपोर्ट ज़्यादा होता था और इसी को फिर बाद में यूज़ किया जाता था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। इसके अलावा मेटल्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है और ब्रॉन्ज से आपके टूल्स बनते हैं, वेपन्स बनते हैं। सो कहीं ना कहीं मिलिट्री के लिए आपको टूल्स वेपन्स चाहिए, और वो जब भी आएंगे जब आपको मटेरियल ये सब मिलेंगे बाहर से। सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, तो मेसोपोटामियन लोगों को शहर बहुत पसंद था, वो मानते हैं कि शहर का होना ही एक अच्छी सिविलाइजेशन की निशानी है। और इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटीज हैं मिलकर सिटीज में रहती थी, ट्रेडर, कारीगर,
स्क्राइब, सभी लोग अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर रहते थे। कई बारी सिटीज के बारे में लिटरेचर में भी लिखा गया है, ठीक है। इनकी प्रॉपर सारी चीजें जो लोगों की अटैचमेंट थी अपनी सिटीज के साथ, वो वहां के लिटरेचर में आज भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम्पल गिलगेमिश एपिक, एपिक ऑफ गिलगेमिश, 12 अलग अलग क्ले की टैबलेट्स के ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई थी। और उरुक का एक किंग था गिलगेमिश, उसके बारे में ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। ये मेन स्टोरी का पॉइंट इस कहानी में यही था, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, कि गिलगेमिश सर्च्ड फॉर इमॉर्टैलिटी, अमर कैसे होना है। जब इसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है उसके बाद ये ढूंढता है कि अमर कैसे हुआ जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये फेल हो जाता है, अमर तो कोई नहीं हो सकता, ये तो होना इम्पॉसिबल है। तो ये यही कहता है कि भाई जो ये राजा है इसका मानना था कि अपने जो एम्पायर में दीवारें हैं ना, चारों तरफ बाउंड्री, वो ऊंची ऊंची होनी चाहिए। और धीरे धीरे इसको यही चीज समझ में आती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अमर वगैरह तो कोई नहीं हो सकता, पर अपनी फाउंडेशन, अपनी सिटी की वॉल्स को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो मेसोपोटामियंस लोगों को बहुत गर्व महसूस होता था अपने शहर के ऊपर, अपने अर्बन अचीवमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने अचीव किया है, उनकी सिविलाइजेशन के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा गर्व करते थे। इसके अलावा लेगेसी वॉज नॉट जस्ट फैमिली और सन्स, लेगेसी वॉज द सिटी बिल्ट बाय पीपल। तो इनकी लेगेसी क्या है, जो इन्होंने इतना बड़ा शहर बनाकर खड़ा करा लोगों ने, यही इनकी लेगेसी है, यही बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। द लेगेसी ऑफ राइटिंग, सो राइटिंग बहुत जरूरी थी, मैंने आपको बता दिया। ओरल स्टोरीज कैन बी रिमेंबर्ड बाय स्पीच, कहानियों को आप बोलकर याद कर सकते हो, लेकिन साइंस और मैथ के लिए आपको रिटर्न में रिकॉर्ड्स लिखने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज एंड बहुत सारी चीजें, थ्योरीज। सो मेसोपोटामियंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। इन्होंने मल्टीप्लाई करना, टेबल्स बनाना, डिवाइड वगैरह करना, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो आज हम वर्ड सुन रहे हैं ना, ये 5000 साल पहले कर रहे थे। और इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बहुत एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया था, ठीक है। जो आज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ये 1.414 आंसर आता है, इन्होंने इतने हजारों साल पहले इसको निकाल दिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा एजुकेशन, साइंस और नॉलेज के मामले में ये लोग बहुत आगे थे। इनका क्या था, प्रैक्टिकल मैथ प्रॉब्लम्स को ये लोग ज्यादा देखा करते थे कि फील्ड एरिया, खेतों को दिखाओ, कैलकुलेट करवाओ, वाटर का वॉल्यूम नदियों में ले जाके दिखाते थे। तो स्कूल्स में क्या होता था, टैबलेट्स के थ्रू बच्चे पढ़ते थे और पुराने जो टेक्स्ट लिखे होते थे उसको कॉपी करके नई टैबलेट्स पे लिखते थे, और यही स्टूडेंट्स आगे चलकर स्कॉलर्स बनते थे। एक और इनकी लेगेसी है, जो आज का टाइम डिवीजन है ना, जिसे हम कहते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, ये इन्होंने ही बनाया था। और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ये भी इन्होंने बनाया था। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। एक दिन में 24 घंटे को बांटना, ये भी इन्होंने ही किया था। क्योंकि ये प्रॉपर राइटिंग सिस्टम से हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट में। और एस्ट्रोनॉमी में भी ये लोग बहुत आगे थे। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, लूनर एक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण होता है, तारों की क्या पोजीशन है, अलग अलग जो कंस्टेलेशंस होती हैं, जो आकृतियां, शेप्स बनती हैं, इन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी थी, और वो भी इतने साल पहले। दैट्स वाई हमने इसको अपने सिलेबस में पढ़ा। तो ये हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फीडबैक कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट। थैंक यू।